नमस्कार, स्वागत है आप सबका। कानपुर आ चुका है वोटों की बारात का काफिला। जी हां, पहले गाजियाबाद, फिर आगरा और आज नंबर है कानपुर का। और कानपुर की जनता हमारे साथ है जो सीधे आर्यनगर सीट के 3 उम्मीदवारों से सवाल करेगी। तीनों राजनीतिक पार्टियों से पिछले 5 साल में उन्होंने क्या क्या किया उसका हिसाब मांगेगी और आगे के लिए उनके क्या प्लान है उस पर उनसे बात करेगी। तो जोरदार तालियों के साथ सबसे पहले स्वागत कीजिए कानपुर की जनता का। ऐतिहासिक शहर है कानपुर, गंगा के किनारे बसा हुआ है और कानपुर के लिए आशीर्वाद भी है गंगा। और बहुत हद तक कानपुर की बहुत सारी समस्याओं की जड़ और उसका समाधान भी गंगा से ही निकलता है। तो गंगा से जुड़े भी बहुत सारे सवाल होंगे आज इस मंच से। 3 मेहमान हमारे साथ हैं, स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ सलिल बिश्नोई का, जो विधायक हैं बीजेपी के और आर्यनगर से बीजेपी के मौजूदा उम्मीदवार भी हैं। अमिताभ वाजपेयी का स्वागत कीजिए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी आर्यनगर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस गठबंधन के भी साथ में उम्मीदवार हैं। और खास बात यह भी कही जाती है उनके बारे में कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काफी करीबी हैं। हाजी अब्दुल हसीब हमारे साथ हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, वो भी आर्यनगर से बीएसपी के उम्मीदवार हैं। स्वागत है हाजी अदीब आपका भी। और मनोज त्रिपाठी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कानपुर शहर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे सहयोगी विशाल पांडे कानपुर की जनता के बीच में हैं। जनता सीधे सवाल पूछेगी विशाल पांडे के माध्यम से, उनके लिए भी ताली बजाइए वरना आएंगे नहीं आपके पास। तो जैसा हमने इस कार्यक्रम की परंपरा रखी है कि हम नेताओं के प्रवचन नहीं कराएंगे, नेताओं का वचन कराएंगे कि आज इस मंच से जनता के सामने वचन दीजिए, अगर जनता ने आपको वोट दिया तो आप जनता के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले सलिल साहब, क्योंकि आप सिटिंग विधायक भी हैं और लंबे समय से विधायक हैं, तो आपको 2 चीजों पे जवाब देना पड़ेगा। एक, आपने जो किया अब तक उसका हिसाब, और आगे क्या करेंगे उसका प्लान बताइए। उत्तर प्रदेश में मैं इकलौता विधायक हूं जो अपनी विधायक निधि का प्रतिवर्ष लिखित ब्यौरा जनता के सामने प्रस्तुत करता हूं। एक एक पैसे का ब्यौरा, एक एक काम का ब्यौरा, कि जनता जब चाहे तो उन कामों का परीक्षण कर ले। और पूरी विधायक निधि अपने कार्यकाल में खर्च होती है। कानपुर में अपने क्षेत्र की कोई समस्या लगभग ऐसी नहीं है जो बहुत ज़्यादा जनता को परेशान करती हो। सिर्फ कुछ सरकारी योजनाओं में कुछ बड़ी योजनाएं पेंडिंग पड़ी हैं, जिसके कारण हमारी जनता को कुछ थोड़ी तकलीफ हो रही है। ये सरकार की उदासीनता रही, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। एक JNNURM योजना चली थी, केंद्र सरकार से आई थी, जो बसपा की सरकार और सपा की सरकार दोनों के कारण पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और कानपुर जो JNNURM के बाद जिसका सीवर और पानी की व्यवस्था सुधरनी थी, गंगा में गिरने वाले गंदे नालों की टेपिंग होनी थी, वो सारी की सारी योजनाएं भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गई। और कानपुर में जब भी उसकी टेस्टिंग होती है JNNURM के अंतर्गत डाले गए पाइपों को, तो हमेशा कहीं ना कहीं से सड़क फटती है और भ्रष्टाचार का फव्वारा बह निकलता है। ये कानपुर का दुर्भाग्य है। दूसरा नंबर पे बुलवाया आपने, तो पहले विधायक जी ने बोला, विधायक जी विधायक निधि का हिसाब दे देते हैं, ये सच है, दे देते होंगे, लेकिन विधायक निधि से ही विकास कराना पर्याप्त नहीं होता। मैंने विधानसभा में घूमा हूँ, मैंने देखा है कि हर मोहल्ले में 10-15 गेट बने हुए हैं, काले टाइल लगे, उन पे विधायक जी का नाम लिखा है। अगर गेट बनवाना विधायक निधि का सदुपयोग है तो आपने सचमुच सदुपयोग किया है। हम कह सकते हैं 5 साल में अखिलेश जी ने निष्पक्ष सरकार चलाई और किसी विधायक ने, किसी दल के नेता ने अगर उनसे काम मांगा है तो उन्होंने काम दिया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने काम मांगा, उनकी योजनाएं पास करी हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक ने काम मांगा, उनको काम दिया है। आपने काम मांगा ही नहीं, मांगा होता हमने आपको भी दे दिया होता। जहाँ तक सवाल JNNURM का है सर, आपकी गवर्नमेंट केंद्र में है, आप स्टेट में भी रहे हैं, 15 साल से आप MLA हैं। एक बड़ा काम बतावें, एक बड़ा काम बतावें जिसका क्षेत्र में, जिसका लोग नाम ले सकते हो कि ये बड़ा काम आपने किया। अगर मुझसे पूछेंगे, रुको नोटबंदी मालूम पड़ेगी, रुको, अगर
मुझसे पूछे 5 साल अखिलेश जी की सरकार रही। सुन तो लीजिए, उनकी बात तो सुन लीजिए भाई। नोटबंदी का जिक्र भी आएगा, नोटबंदी का जिक्र भी आएगा, नोटबंदी का जिक्र भी आएगा। बोलेंगे उनकी बात तो सुनिए पूरी। अभी हमने कहा था। अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आती। बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। प्लीज बैठिए 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 बैठिए। बैठ जाओ। ये सलील साहब, ये आपके समर्थक हैं? सर वाजपेयी जी आपके समर्थक हैं? बैठ जाइए, पहले बात सुन लीजिए। हम विकास की बात कर रहे थे, मेरा एक एक पॉइंट गिनाता हूं, आप बताना हाँ या ना। अखिलेश जी की 5 साल की सरकार है, कानपुर में 24 घंटे बिजली आती है, हाँ या ना? मैं पूछ लेता हूं सर। बिजली नहीं आती सर मैं पूछ लेता हूं। ये डिबेट करने नहीं आए, तो ये तो आप करने नहीं आए, तो ये तो आपके सामने ही कह रहे हैं सर। ये डिबेट करने नहीं आए हैं। ये तो आपके सामने ही ना कह रहे हैं, लेकिन नारोज होता हो तो करवा लो, नारोज करवाओ। चलिए ठीक है, ठीक है, हो गया, आपका जवाब हो गया, आपका जवाब हो गया। हमने ग्रीन पार्क को उसका सम्मान वापस दिलाया, हमने उन्नाव शुक्लागंज 4 लेन बनवाया, हमने नवीन मार्केट का सौंदर्यीकरण कराया, हमने बाल उद्यान और म्यूजिकल फाउंटेन बनवाया, हमने गंगा बराज की रोड बनवाई, हमने बिठूर में और शिवराजपुर में गंगा का पुल बनवाया। इतना तो अखिलेश जी भी नहीं गिना रहे सर, जितना आपने गिना दिया आप है। नाम लेके गिनाओ, मैं नाम लेके गिना रहा हूँ। अगर चिल्लाना है और नारे लगाने से विकास होता हो तो जी भर के नारे लगा लो, विकास नहीं होगा। अच्छे दिन नहीं आएंगे ऐसे नारे लगाने से, ठोस काम करके दिखाना होगा। हाजी साहब भी लिस्ट लेके आए होंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने बड़े बड़े अपराध हुए हैं पिछले 5 साल में। बोलिए हाजी साहब, अपनी बात रखिए। देखिए जनाब, माननीय विधायक जी ने कहा कि मैंने अपनी निधि के द्वारा पूरा विकास कराया है। हमको एक गली, एक मोहल्ला, एक सड़क बता दीजिए जो साफ सुथरी हो, सही आज की डेट में चल रही हो। एक सड़क बता दीजिए। सिर्फ और सिर्फ नेता, ठेकेदार और सरकारी अफसर, ये तीनों लोग मिलकर निधि में कमीशनबाजी 50%, 40%, 30% और जो 60% बचता है वो कागजों पे लगा के घर बैठ जाते हैं। और आप लोगों से अनुरोध है कि आज आप लोग जवाबदेही तय कराएं। जनता उससे पूछे कि 1 करोड़ रुपए लाए थे, कहाँ कहाँ लगाया और कितना कमीशन खाया। कोई विकास नहीं हुआ है। और हमारे वाजपेयी जी ने बताया कि अखिलेश जी ने बड़ा विकास किया है। हमें एक आदमी बता दे जो घर से निकलता हो, अगर 8:05 पे उसे कहीं जाना हो और 7 बजे वो निकलता हो तो 8:05 पे वो वहाँ पर पहुँच जाता हो। जाम जाम जाम, चलने की व्यवस्था नहीं। आपकी सरकार ने कहीं आपने रोड क्या नहीं, किया? कहीं आपकी कुछ सरकार नहीं। थी, आपने कौन सा जाम क्या हटवा है? दिया सर? आपने नर्क कौन सा बना जाम के रख दिया हटवाया? कानपुर को, नर्क। आपने कौन सा जाम हटवा दिया? आप तो पत्थर वाली सरकार है, आपने तो स्मारक बनाए, आप तो स्मारक बनवा रहे थे। मैं खाली सुनता हूँ। आप तो हाथी खड़े करा रहे थे कि पत्थर 5 के। वर्ष में कई बार सड़कें खोदी गई, कई बार सड़कें बंद की गई, कई बार खोदी गई, कई बार बंद की गई। 5 साल से लगातार यही चल रहा है। मनोज जी, कानपुर आने से पहले कोई कानपुर के बारे में पढ़ना शुरू करे तो उसे पता लगता है गंगा किनारे बसा हुआ शहर है, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है, पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, लेदर इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम है। लेकिन जैसे ही आदमी कानपुर आ जाता है तो उसको लगता है कि कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के लिख दिया लगता है। इतना बड़ा औद्योगिक शहर होता, उतनी बड़ी सड़क भी तो दिखती, उतनी रफ्तार भी तो शहर की दिखती। वो बेसिक प्रॉब्लम्स क्या कोई एड्रेस नहीं करता है? और नहीं करता है तो जनता जब वोट देने जाती है वो मोदी का नाम देख के वोट दे देती है या अखिलेश का काम देख के भी वोट देती है? कानपुर शहर का दुर्भाग्य ये है कि कानपुर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ध्वस्त है कि आप चाहे जितने विकास की बात करें, न कोई किसी रोड पर ठीक से निकल सकता है। और ऐसा नहीं कि कानपुर के लोगों ने विश्वास नहीं किया या उत्तर प्रदेश के लोगों ने विश्वास नहीं किया। उत्तर प्रदेश ने एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार पूरी बहुमत से बनवाई, एक बार मायावती की सरकार बहुमत से बनवाई। आज मैनचेस्टर जो कहा जाता था वो नहीं कहा जा रहा, क्योंकि सारी मिलों के धुएं बंद हो गए हैं। नोटबंदी के बाद चमड़ा उद्योग पर भी असर पड़ा है। और विकास की बात जो है वो इसलिए नहीं दिखाई पड़ती
क्योंकि जो जनप्रतिनिधि कानपुर के हुए हैं उन्होंने उतनी ईमानदारी से धरातल पर काम नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था। जैसे कि लखनऊ अगर देख लीजिए तो कितना चमक गया, वहीं कानपुर जैसा शहर जो सबसे ज़्यादा राजस्व देता है केंद्र को भी, उत्तर प्रदेश को भी, यहाँ की हालत ये है कि कई बार घोषणा की जाती है कि यहाँ हवाई जहाज चलेगा, लेकिन चल कभी नहीं पाता। रेलवे की सुविधाएं दी जाएंगी लेकिन रेल सही समय में नहीं चल पाती, और पैसे के देने में कहीं कानपुर पीछे नहीं रहता। लेकिन विकास के मुद्दे पे कानपुर को जो भी सरकारें आई उनका सौतेला व्यवहार ही रहा है। ठीक है, बोलिए सलील साहब, क्यों ऐसा हुआ? हमारे समाजवादी मित्र ने कहा कि 2.5 साल में मोदी जी ने क्या किया। 2.5 साल में बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने देश का न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना मान सम्मान बढ़ाया। पहले हमारे प्रधानमंत्री की ये स्थिति होती थी कि अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति से मिलने के लिए 3-3, 4-4 दिन पड़े रहते थे, अपॉइंटमेंट नहीं मिलते थे। हमारे प्रधानमंत्री ने देश का इतना मान सम्मान बढ़ाया कि आज हमारे प्रधानमंत्री के स्वागत में अमेरिका और रूस के प्रधानमंत्री खड़े रहते हैं। आज देश की सीमाएं सुरक्षित है। देश की आर्थिक स्थिति पिछली सरकारों के मुकाबले बहुत मजबूत है। लेकिन इससे कानपुर को क्या मिला? हमारे मित्र में पूजा वो हम बता रहे हैं, कानपुर को तो मिलने वाला है। ओबामा जी कौन से कानपुर आ गए सर? मिलने वाला है कानपुर में। जब उत्तर प्रदेश में सरकार, अभी तो केंद्र सरकार पैसा बेचती है, समाजवादी पार्टी की सरकार घपला कर देती है। पूरा पैसा जो आया यहाँ की बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए, उस पैसे का दुरुपयोग हो गया। 2 रुपए किलो का गेहूं और 3 रुपए का चावल केंद्र सरकार दे रही है। अखिलेश यादव अपनी फोटो छपवा रहे हैं। ये रोने वाला सारा पैसा जो केंद्र सरकार का आ रहा है। बैठ जाइए, बैठिए, नारा मत लगाइए बीच में। देश का बताइए, वाजपेयी जी, आप कह रहे हैं देश का अकेला प्रधानमंत्री जो रोता है, लोग कह रहे हैं देश का अकेला मुख्यमंत्री जिसने अपने पिता को रुला दिया। के बाद मुझे चौराहे में जूते मारना जनता ढूंढ रही है। ये तो प्रदेश अपने बाप का नहीं हुआ, वो प्रदेश का क्या होगा? 11 मार्च की शाम को पूछेंगे आपसे, ये आपसे हम 11 मार्च की शाम को पूछेंगे प्रदेश का। आप लोग बताइए, अच्छा बात तो करें, आप मोदी नारा लगाना बंद करके एक सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग नोटबंदी से परेशान हुए कि नहीं हुए? नोटबंदी चुनाव में मुद्दा है। वाजपेयी जी, नोटबंदी आपने सुना? अब या तो मान लें कि सब इन्हें अपने समर्थक लेके आए हैं, या ये मान लें कि कानपुर की जनता है। इसमें समर्थक सलील जी के भी होंगे, हमारे भी होंगे, हसीब साहब के भी होंगे, कानपुर के लोग भी होंगे। तो आप जानते होंगे आपने किसको बुलाया है। मुद्दा नोटबंदी है, लेकिन मुद्दा नोटबंदी पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये चर्चा करनी होगी। नोटबंदी से आम आदमी का जनजीवन खुशहाल हुआ है कि आम आदमी के जीवन में परेशानी आई है, ये तय करना होगा। नोटबंदी मुद्दा है कि नहीं है? नोटबंदी से आज आम व्यापारी का व्यापार करना दूभर हो गया। आज मजदूर की मजदूरी छिन गई, गरीब आदमी का जीना मुश्किल है। 50 दिन गरीब लोगों ने लाइन में लग करके बिताए। अगर बताओ मुझे कौन सा देश का बड़ा उद्योगपति लाइन में लगा था? आपने सुना नहीं सर? लोग कह रहे हैं राहुल गांधी लाइन में लगे देखे थे हमने। आपको आगे वाले 10-15 लोग दिखाई पड़ रहे होंगे जो पहले आ गए थे। अगर आप अभी इसी में डिबेट करो तो उस पर डिबेट हो जाएगी कौन ज्यादा लोग क्या करें। आप वोट करा लो, मालूम पड़ जाएगा ज्यादा लोग क्या कह रहे हैं। रोहित जी, ये आगे 15 लोग बैठाने से नहीं होगा। आप कानपुर आए हैं, अपना माइक लेके जरा चले जाइए कानपुर के गरीब आदमी से, रिक्शा चालक से, रेहड़ी वाले से, फुटपाथ पे दुकान लगाने वाले से जाके पूछिए कि नोटबंदी से कोई परेशानी हुई है। कहेगा कोई परेशानी नहीं हुई है। नोटबंदी से परेशानी उन नेताओं को हुई जो सरकार में रहते हुए जिन्होंने अवैध कमाई की। लाइन में कब लगे थे? लाइन में कब लगे थे सलील जी? नदियों को सूखा कर आप लाइन में कब लगे थे? आप कब लाइन में गए थे बताइए ना। इतना बड़ा आप कब गए थे लाइन में? आप घर कैसे चला? आप लोग फाइट में हैं? आप मानते हैं इस बात को कि आप फाइट में हैं, या गठबंधन के बाद आपकी स्थिति कमजोर पड़ी है और आप लोग भी अब तलाश रहे हैं उलेमा काउंसिल से ही गठबंधन हो जाए, चलो और कुछ नहीं तो? हम लोग चट्टान की तरह खड़े हुए हैं और पूरी बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। ये गठबंधन सांप और नेवले का है। दोनों की अलग अलग नीतियां हैं, दोनों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। ये जनता को बेवकूफ़ बनाने का गठबंधन किया गया है।
अगर इनमें जरा सी भी ताकत होती और सेल्फ कॉन्फिडेंस होता तो इन्होंने खुद क्यों नहीं अपने बल पर सरकार बनाने की कोशिश करेगी। गठबंधन किस बात का? मरी हुई पार्टी से गठबंधन किया, मरने के बाद इनकी पार्टी खत्म हो चुकी है। दो खत्म हुई पार्टियों का गठबंधन है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। विशाल, बहुत सारे लोग आपके आसपास बैठे हैं, पूछे उनसे वो क्या पूछना चाहते हैं अपने नेताओं से। कानपुर की जनता आखिर में क्या चाहती है? देखिए, कानपुर में आज की जो सबसे बड़ी समस्या जाम की है, जिससे कि एम्बुलेंस फंस जाती है, बच्चे समय से स्कूल नहीं पहुंच पाते, तो सबसे पहले जाम की स्थिति को सुधारना चाहिए। बाकी समस्याएं तो बहुत है। 2014 से हमारे मोदी जी लाल इमली के उत्पादन चालू करा रहे हैं, लेकिन 2014 से लेकर आज तक वहाँ के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। 23 कर्मचारियों की मौतें हो गई है। ये विधायक जी एक बार भी नहीं गए कर्मचारियों की। एक सवाल और लीजिए, फिर सलीम जी जवाब दीजिए। कितना बड़ा मुद्दा है नहीं, कानपुर में तो पहले मैं समाजवादी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी जी से मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी। मैं कहना चाहूँगी कि हमारे 2012 में इसी पूरे प्रदेश ने साइकिल को चुना है ना, और कांग्रेस बीएसपी और बीजेपी को है ना अगेंस्ट मैंडेट दे के वो समाजवादी पार्टी को प्रदेश में लाई। इसलिए लाई कि एक युवा मुख्यमंत्री है, वो जनता की बात को समझेगा, महिलाओं के दर्द को समझेगा, युवा के दुख दर्द को समझेगा और विकास करेगा। लेकिन उनका जो नारा है काम बोलता है, वो अकेले काम ना करके उनका काम खोखला है, और उन्होंने 27 साल यूपी बिहार उसके साथ गठबंधन करके अब कह रहे हैं कि आपका काम बोलेगा। ये कैसे हम समझे कि आप हम लोग का काम बोलेगा? पहले सलील साहब आप जवाब दीजिए, फिर वाजपेयी जी आप जवाब दीजिएगा गठबंधन पे। हमारे एक काबिल दोस्त ने पूछा कि लाल इमली बंद है, मोदी सरकार ने क्या किया, और एक भी बार में लाल इमली नहीं गया। इन्होंने ये आरोप लगाया, शायद ये शहर में रहते नहीं हैं। मैं भारत सरकार, अरे आपने बात की, अब सुनिए भी ना, बात सुनने की हिम्मत भी रखिए। मैं भारत सरकार के कपड़ा मंत्री को लेकर लाल इमली गया, उसका निरीक्षण करवाया। सुनिए, जवाब सुनिए ना, जवाब तो सुन लीजिए। बोलिए। भारत सरकार के कपड़ा मंत्री, झूठों की बात नहीं सुनोगे क्या? झूठों की बात सुनी जाती, सुन लो बात तो सुन लो, झूठों की बात सुन लो। निरीक्षण कराया, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनके तैयार हुई। सर, उनका सवाल बड़ा छोटा सा था, वेतन क्यों नहीं मिला? अरे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बता रहे हैं। जब कर्मचारी काम पे वेतन भी मिल रहा है, कोई 2014 से वेतन नहीं बाकी है, सिर्फ 1-2 महीने का वेतन बाकी है, कोई बाकी नहीं है। गलत सूचना दे रहे हैं। सुनिए 2014 से भी कह रहे थे। बात तो सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। आपके रिज्यूम में 2014 से लेकर आज तक 1 रुपया भी केंद्र सरकार ने फंड नहीं किया है वेतन के बद में। ये जो बीच में करोड़ों रुपए के पैकेज आए, ये कहाँ चले गए? गुस्सा न करें, अब अगला सवाल तो गुस्सा न करें, सवाल पूछिए, गुस्सा मत कीजिए। अब अगला सवाल हमसे, सवाल पूछिए, गुस्सा मत कीजिए। पहले पैसा आया था, दिवाली के पहले पैसा आया था। बोलिए सलील साहब। दो बातें, एक जो आप इन पे कहना चाह रहे हैं, और जो मैडम ने सवाल पूछा था कि कांग्रेस के खिलाफ आपको वोट मिला, आज आप कांग्रेस की साइकिल पे बैठा के कह रहे हैं हमारा काम बोलता है। 3 बातें, एक आपने कहा, तीनों को लाइन से जवाब दो, सुन लेना। बोलिए। आपने कहा बिजली आती है, आपको धन्यवाद, सच बोले। उन्होंने ये भी कहा सड़क पे चलने की जगह नहीं मिलती। सुनिए, सड़क अभी सुन लीजिए, अब सुनोगे नहीं, हल्ला मचा रहा, बताओ उसका इलाज करें। बोलिए। जाम के लिए हमने मेट्रो का प्रोजेक्ट बनाया, आपने 2 साल लटकाया, पर हमने शिलान्यास करा लिया है। और आप ड्यूटी नहीं देती है, और आपकी पुलिस सब सफाई और इटावा की है, इसलिए उसको कोई रोक नहीं सकता है। सारे पुलिस वाले वसूली बना करके चौराहा खाली रहता, जाम इसलिए लगता। हमने मेट्रो का शिलान्यास कर दिया है, मेट्रो चालू होगी, जाम से आराम मिलेगा। कैसे अगर मैं आर नगर का विधायक बनता हूँ तो सर एनिमेशन में चलेगी या पटरी पे भी चलेगी? इनोवेटेड रोड्स बनवा करके जाम की समस्या को खत्म कर देंगे। आप लाल इमली की बात कर रहे थे, अभी तो आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आने वाले होंगे। 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, आप क्यों परेशान हैं? अच्छे दिन आ चुके हैं, 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, इसलिए इस तरह की कोई समस्या नहीं बनने वाली है। वो तो वादा है केंद्र की सरकार का, 15-15 लाख आपके खाते में आएंगे। अब मैडम गठबंधन की बात करते हैं, पहले ईमानदारी से बताना कि 2012 में जो हमारी उम्मीद की साइकिल थी, तो आपने वोट दिया था हमको? नहीं, बता देना हमको ये बात, चलो अकेले में बता देना, मैं बताता हूँ आपको।
अब मैं बताता हूँ आपको, सुनिए सुनिए, गठबंधन क्यों करना पड़ता है। जब इतने झूठे मक्कार लोग हों जो चुनाव में वादा करके बाद में जुमला बता दें, जब मुद्दा भ्रष्टाचार का हो तो लफ्ज़ जिहाद छेड़ दें, जब मुद्दा काला धन का हो धर्मांतरण ले आवें, जब मुद्दा अरे आप घर वापसी उठाएंगे, आप 3 तलाक उठाएंगे, आप झगड़े कराएंगे, तो हम लोग जो सांप्रदायिक विरोधी लोग हैं, हम लोग जो सेकुलर लोग हैं, हमको एक होना पड़ेगा देश के हित के लिए। सांप्रदायिकता विरोधी हैं, प्रधानमंत्री रोएगा तो हमको एक होना पड़ेगा देश के लिए। इतने सांप्रदायिकता विरोधी हैं, अभी हाजी साहब बोलेंगे तो गिनाएंगे कितने दंगे हुए आपकी सरकार में उत्तर प्रदेश में। कराने वालों से पूछो ना, दंगे कराने वालों से पूछो। हाजी साहब अभी भी दंगा करा सकते हैं ना, अभी भी दंगा करा सकते हैं। बीएसपी का गिनाइए तो इनको, दंगा करा सकते हैं अभी भी। कितना सुरक्षित शासन दिया, गिनाइए इनको। बताना चाहता हूँ कि चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों ही पार्टी दंगों की मास्टर है, दोनों मिलकर दंगा कराती हैं। अगर हम तख्त और ताज पर बैठे हुए हैं और हमारे मातहत हमारे अफसर, हमारे अधिकारी दंगा कराते हैं तो उसके जिम्मेदार हम होते हैं। हमारा कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है कि हम रूल कर रहे हैं। जनता बिल्कुल निर्दोष होती है, ये दंगा कराया जाता है। और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में लगभग 400 दंगे हुए। 5 मिनट में पुलिस आती है मैडम, 10 90 मिला के देखना, हमारा भी 10 90 मिला के देखना, हमारा भी 100 नंबर डायल करके देखना, हमारा 5 मिनट में पुलिस आती है। हमारा भी अलायंस भारतीय जनता पार्टी से था। भारतीय जनता पार्टी से अलायंस होने के बाद भी एक भी दंगा प्रदेश में नहीं हुआ, इसकी हमारी गारंटी है। और हमने साबित किया। हाजी साहब एक बात तो बताइए, भाई एक बात तो बताइए हाजी साहब, आज हमसे पूछ रहे हो, अगर आपकी सरकार बन गई तो सुशासन में क्या मुख्तार अंसारी को गृह मंत्री बनाएंगे उत्तर प्रदेश का? नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। इनके यहाँ तो जुमे 15 दिन हुए, उसको आए, ये तो 10 साल से मुख्तार अंसारी अगर गृह मंत्री बनेंगे तो मैं खुद अगर विधायक हुआ तो मैं त्याग पर देकर चला आऊंगा। प्रदेश अध्यक्ष के मुकदमों का हिसाब दीजिए, अपने केशव प्रसाद मौर्य के मुकदमों का हिसाब दीजिए, आप अमित शाह के मुकदमों का हिसाब दीजिए। आप इन चक्करों में मत पड़िए। ऐसा जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर नहीं देखते। आप केशव मौर्य के मुकदमों का हिसाब दीजिए। आप अमित शाह जो है राष्ट्रीय गुंडा है उसका हिसाब दीजिए। अपराधियों की पार्टी है जिसमें 100 से ज्यादा जो आपने प्रत्याशी खड़े किए सजा याफ्ता है। अरे धीरे बोला करिए, आपका हाथ कमजोर है। अरे हमारा नहीं कमजोर, आपका कमजोर हो रहा है। खास तौर पे मनोज जी खास तौर पे कानपुर के नजरिए से। और भाई साहब एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। कि वाजपेयी जी के जो मुख्यमंत्री जी हैं और इनकी पार्टी के जो संरक्षक महोदय हैं, उन्होंने खुद कह दिया है कि मेरा बेटा अल्पसंख्यक विरोधी है। तो किस बिरते भाई अल्पसंख्यक का सपोर्ट चाहते हैं? पहले मुलायम सिंह जी इस बात का क्लेरिफिकेशन दें कि किस आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा कि वो अल्पसंख्यक विरोधी है। बोलिए वाजपेयी जी, फिर मैं मनोज जी के पास जाऊंगा। बोलिए। हमको समझ में नहीं आया कि ये बाप बेटे के चक्कर में पढ़ना क्यों चाहते हैं, ये क्यों पढ़ना। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप अल्पसंख्यक पे आ गए। हम विकास के पुल बता रहे हैं, सड़कें बता रहे हैं, आप अपने पार्क का हिसाब क्यों नहीं देते? आप भ्रष्टाचार की देवी का हिसाब क्यों नहीं देते? आप ये क्यों नहीं बताते कितने रुपए देकर के आप ये टिकट खरीद करके लाए हैं? आपके यहाँ टिकट बिकती है ना, आप अपने टिकट का हिसाब क्यों नहीं देते? आप हमारे परिवार में क्यों पड़े हैं? अब एक आप कहते थे 4 मुख्यमंत्री हैं, ये कहते हैं 4.5 मुख्यमंत्री हैं। अब बताओ उत्तर प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री हैं? जब वो मुख्यमंत्री निकल पड़ता है तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? वो पिता को देखे, चाचा को देखे। आप भाई बहन अपना एक रहो, आप ठीक रहो। आप रक्षाबंधन पे राखी बंधवाते रहो। आप बहन को भेजो राखी बंधवाने। आप बहन को बड़ा खतरा है कि संरक्षक कह रहे हैं माल के पैसे को लेकर भाई बहन का मुसलमानों का वोट मांगने, लूट के माल का बंटवारा है। मनोज जी, कानपुर की जनता जब वोट डालने जाती है वो ये चीजें ध्यान रखती है जो हमारे नेता यहाँ से कह रहे हैं, या वो वही चीजों से तय करती है कि मेरे यहाँ सड़क कितनी दिक्कत देती है, कानून व्यवस्था कैसी है, पानी आता है कि नहीं आता, बिजली आती है कि नहीं आती है, उसकी जरूरत की चीजें उसको कितनी मिली हैं? यही तो एक दुर्भाग्य है कि कानपुर की जनता जब वोट डालने जाती है तो एक हार्ड लाइन पकड़ लेती है और उसकी शिकायत
सपा के मुखिया बहुत बार कर चुके कि सपा को प्रत्याशी नहीं जीतता, इसलिए कानपुर का विकास नहीं हो रहा। मायावती जी के पीरियड में तो विकास जो हुआ है वो विकास कम विनाश ज़्यादा हुआ है, जो पूरा शहर जेएनयू के नाम से देख रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति 90 के बाद खराब होती ही चली गई है। ये सलील जी भी इस बात को मानेंगे कि जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो एक लाल बत्ती वाला इनका नेता थाने के अंदर मारा गया था। लॉ एंड ऑर्डर की हालत ये है। और जहां सपा की सरकार आती है तो सबसे पहला हमला पुलिस पर ही होता है, जिससे कि जब पुलिस निष्क्रिय हो जाए तो वो खुलेआम अपना काम कर सकते हैं। तो ये बातें कानपुर की जनता जब वोट देने जाती है, अगर वो इन बातों का ध्यान रखे तो शायद अच्छे जनप्रतिनिधि चुन कर आएंगे और अच्छी सरकार बनेगी। सर, आपकी सरकार में पत्रकार जिंदे जल गए सर, उसको क्यों नजरअंदाज करते हैं सर? लड़कियों की लाशें पेड़ों पे टंगी मिली सर, आपका मंत्री थाने में मारा गया। लड़कियों की लाशें पेड़ों पे टंगी मिली सर, उसको क्यों नजरअंदाज करते हैं सर? समाजवादी पार्टी का था, मंत्री हमारा मारा गया। देखिए, जनता कुछ कह रही है आप लोगों से, जनता के और सवाल है। विशाल पूछिए, लोग क्या बोल रहे हैं? विशाल पूछिए, क्या पूछ रहे हैं लोग वहां से? क्या कहना चाहते हैं? नारा मत लगाइए, सवाल पूछिए। सवाल में ज्यादा ताकत होती है नारे से। सवाल पूछिए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? बिश्नोई जी से मेरा ये क्वेश्चन है कि ये बताएं कि खाली 2.5 साल के कार्यकाल में आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया, सिवाय सांप्रदायिकता के फैलाने के कि यहाँ मंदिर, यहाँ मुद्दा, यहाँ वो 3 तलाक, ये सब मुद्दे लेके आप चल रहे हो। इसके अलावा क्या काम किया 2.5 साल में? क्या और सांप्रदायिकता कहाँ रही है? कहाँ दंगे हुए 2.5 साल में? समाजवादी पार्टी से पूरे देश और में सौहार्द बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की सारी कताई मिलें बंद पड़ी हुई हैं। ये 10 सालों में सारी कताई मिलें बंद पड़ी हुई हैं। उसमें जो बुनकर है वो हिंदू भी है और मुसलमान भी है। वो बेरोजगारियों की कतार में किसने लगाया? उसके लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? और विकास की बात करते हैं अमिताभ वाजपेयी जी, चाहे चमनगंज का घोसियाना हो या पॉश लोकेलिटी में आर नगर हो या शास्त्री नगर हो या ग्वालटोली हो, सीवर लाइन से बजा रहा है पूरा शहर। सड़कें हैं नहीं। बिजली के लिए आप कहते हैं 19 घंटे बिजली कानपुर शहर जाती है। कि अमिताभ वाजपेयी जी से मेरा सवाल है कि आर्य नगर विधानसभा में चुनाव लड़ने आए हैं, इनके पीछे कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, ये मोदी जी की मां को कुछ कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, जब ये गुंडाई अभी इतनी कर रहे हैं, जब आर्य नगर विधानसभा में ये चुनाव जीत जाएंगे। मैं माननीय वाजपेयी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, ये 5 साल गवर्नमेंट तो होने दो आ रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में हमारी महिलाएं सुरक्षित है या नहीं? ये जवाब ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब लेते हैं। विशाल पहले जवाब लेते हैं इनके सवालों का। सर, उन्होंने एक बड़ा गंभीर मसला उठाया, 10 साल से कताई मिलें बंद पड़ी हैं। सर, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं कि बहुजन समाज पार्टी जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है बताइए? अगर 10 साल का हिसाब लोगे तो हमसे नहीं ले पाओगे। हमसे हिसाब पिछले 5 साल का ले सकते हो। 5 साल में क्यों नहीं चली सर? वो अब आपने उसमें उठाई बात बुनकर की। अरे आगे मत जाओ विशाल भाई, पीछे भी पूछिए, आगे मत पूछिए। उनके समर्थक पीछे भाई, थोड़ा पीछे चले जाइए। मेरी बात सुन लीजिए। कताई मिल की बात आपने, बुनकर की बात, विशाल जवाब सुन ले। बुनकर की बात उठाई तो बुनकरों को जितनी सुविधा समाजवादी सरकार ने दी उतनी किसी ने नहीं दी। उनकी बिजली के पुराने कर्जे माफ़ किए, बिल माफ़ किए, उनको मुफ्त बिजली दी, बुनकरों का पूरा ध्यान रखा है। और एक भाई ने एक मुद्दा छेड़ दिया तो जाके अमिताभ वाजपेयी का एफिडेविट जमा है चुनाव आयोग में, देख लेना, एक भी मुकदमा अमिताभ वाजपेयी के ऊपर नहीं है। और इसलिए ये जो सवाल आप उठा रहे हो, कृपा करके इसको उठाने के बजाय अपना आचरण सुधार लो, किसी को मौका न लगे। मैंने शुरुआत में आगाज़ देके कह दिया था कि लक्षण आपके ठीक नहीं है। नारे लगाने के बजाय मुद्दों पर यदि बात करो तो मैं ठोस बात बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप कुछ लाना है तो उसका कोई उपाय हमारे पास नहीं। आप यहाँ आ जाइए, आप इधर आ जाइए, अब माइक पे सरदाना जी को हटा दीजिए, वहाँ खड़े हो जाइए। सर, आप कहीं खड़े हो। सज्जन ने सवाल किया कि 10 साल से कताई मिलें बंद पड़ी हैं, बुनकरों के बारे में अकाउंटेबिलिटी किसकी है, समाजवादी पार्टी की या बहुजन समाज पार्टी की? ये सबकी भाई बसपा सरकार रही है, केंद्र में भी सरकार रही, आज भाजपा सरकार चालू कर दे, तभी इनको भी मौका दे रहा हूं जवाब देने का। उनके पास भी आऊंगा सर। 2.5 साल से भाजपा सरकार चालू कर दे। बताइए हाजी साहब। चालू कर दो। देखिए, कताई मिल बंद है, ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार की इसमें लापरवाही है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर अब की सरकार हमारी बनी तो मैं आपकी समस्या का निदान कराऊंगा।
समाजवादी पार्टी जानबूझ के ऐसे उद्योगों को कमजोर करती है। जैसे प्रदेश में जितनी सरकारी शुगर मिलें थी, सबको पहले बंद किया और फिर अपने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष संजय सेठ को बेच दी। ये सरकार की पॉलिसी होती है कि जनता के पैसों के अरबों रुपए की संपत्ति अपनी पार्टी के माध्यम से देकर उसको भ्रष्टाचार कराते हैं। सर, मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय विधायक जी से, आपके गुजरात की अमूल उत्तर प्रदेश में अपना प्लांट लगाने क्यों आई? बाबा रामदेव हमारे यहाँ अपने उद्योग लगाने क्यों आए? HCL के शिवनादर साहब हमारे यहाँ उद्योग लगाने क्यों आए? रतन टाटा साहब ने अखिलेश यादव की तारीफ क्यों करी? अब्दुल कलाम साहब ने अखिलेश यादव की तारीफ क्यों करी? अरे सर, बातें करने से नहीं होगा। पूछो बाबा रामदेव से, पूछिए जाके बाबा रामदेव से क्यों उद्योग लगाने आ रहे हो उत्तर प्रदेश में। अरे पूछिए तो बाबा रामदेव से, आपके संबंध होंगे, वो भी भगवा पहनते हैं। आप पूछो अमूल गुजरात छोड़ के उत्तर प्रदेश क्यों आई? अमूल क्यों आई उत्तर प्रदेश गुजरात छोड़ करके? क्यों प्लांट लगा रही है? हमारे यहाँ कानपुर देहात में प्लांट लगा रही है। हमने सुविधाएं दी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, एक्सप्रेस रोड दी है, मेट्रो दिया है, बिजली दी है, इसलिए आज उद्योग हमारे यहाँ आना चाहते हैं। हमने बेहतर सुविधाएं दी हैं। आपको एम्स के लिए आप लोग बोलो, हमने एम्स के लिए जमीन दे दी, हमने एम्स के लिए जमीन दे दी और इन्होंने बुलाना मुनासिब नहीं समझा। आपने खाली मेट्रो की हमारी DPR पास कर दी। हमने आपके मंत्री वेंकैया नायडू जी को बुलाया था और वेंकैया नायडू जी कह के गए थे कि दिल्ली में मोदी और लखनऊ में अखिलेश अच्छा काम कर रहे हैं, सुनवाऊंगा चुनाव में आपको सुनवाऊंगा। वेंकैया नायडू जी ने कहा था कानपुर में कि लखनऊ में अखिलेश अच्छा काम कर रहे हैं। क्या आप उनकी बात झुठला सकते हैं? क्या वेंकैया नायडू जी खिलाफ चले जाएंगे? वेंकैया नायडू 4 महीने पहले आप कानपुर में कहा था कि लखनऊ में अखिलेश अच्छा काम कर रहे हैं। क्या वेंकैया नायडू जी झूठ बोल रहे थे? कि अरे सलीम जी, अमूल गुजरात छोड़ के यूपी में आती है। 5 साल में उत्तर प्रदेश बाबा रामदेव यूपी में आते हैं। आज उत्तर प्रदेश खोखला हो गया। उत्तर प्रदेश की नदियां सूख गई, उत्तर प्रदेश की खदानें खाली हो गई, नदी ओवरलोड उत्तर प्रदेश की सड़कें टूट गई। अच्छा सुनिए, एक सवाल पूछना चाहती हैं आप लोगों से, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। पूछे विशाल किससे इनका सवाल? सवाल मेरा ये है, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? आप थानों में जाएंगे, उनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती है, कोई सुनवाई नहीं की जाती है। उल्टा पुलिस वाले उदाहरण सहित बतावे, महिला होती है उसके कृपा करके उदाहरण सहित बतावे। बहू के ऊपर मुकदमा हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक FIR दर्ज होती है। अब थाने जाने की जरूरत कहाँ है? हमारे यहाँ थाने जाने की जरूरत कहाँ है? आप इलेक्ट्रॉनिक FIR दर्ज करा दीजिए। हमारे यहाँ तो ये FIR होती है। सर एक चीज समझ में नहीं आती, एक चीज समझ में नहीं आती सर, प्लीज एक चीज समझ में नहीं आती। जब नोटबंदी में सरकार कहती है डिजिटल पेमेंट कीजिए, तो आप कहते हैं इस देश में कितने मोबाइल है भाई? आप कह रहे हो डिजिटल पेमेंट कीजिए। लड़की कह रही है FIR नहीं होती, तो आप कहते हो ऑनलाइन FIR कीजिए। उदाहरण बताओ ना, हमें उदाहरण बताओ, उदाहरण बताओ, हवा में नारे मत लगाओ, उदाहरण बताओ। हमारे यहाँ शिकायत नहीं आ सकती FIR दर्ज ना होने की। अगर आती है तो हम लोग बैठे हैं, इसके लिए आप बताएं कौन सी FIR दर्ज नहीं हुई, उदाहरण सहित बताएं। सुरक्षा का विषय जो वो उठा रही है, उदाहरण सहित बताएं। क्या इसके लिए इनको उदाहरण की दरकार है? मैं निकाल के पढ़ना शुरू करूं उदाहरण? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाती है। जहां सपा की सरकार आती है तो सपा में सबसे पहले पुलिस पर हमला इसीलिए हो जाता कि उसका पुलिस जहां डिमोरलाइज हुई तहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खत्म। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो सपा सफाई नहीं दे सकती, और वो जो प्रश्न है उसका सही है। माहौल बहुत गर्म हो गया है, जनता के सवाल हैं बहुत सारे, लेकिन गुस्सा भी बहुत है लोगों में। सभी कार्यकर्ताओं से, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हों, कानपुर के मान सम्मान को देखते हुए सब लोग शांत हो जाएं, सब लोग शांत हो जाएं। कानपुर की गंगा जमनी तहजीब की इज्जत करिए, आप लोग शांत रहिए। ये क्या कर रहे हैं आप सब लोग शांत रहिए, किसी भी दल के आप कार्यकर्ता हो, लेकिन कानपुर आप सबका है, कानपुर आप सबका है। उनके वाले भी उनको समझाओ ना, इनको वाले आप कानपुर के मान सम्मान का ध्यान रखिए, कानपुर के लिए चुप रहिए। आप किसी भी दल के कार्यकर्ता हो, लेकिन कानपुर के नाम को खराब मत करिए। बैठ जाइए भाई साहब, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। कानपुर में वोटों की बारात, इस वक्त बहस चल रही है गर्मा गर्म, और समर्थक काफी जोश में आ गए, या ये कहिए कि युवा काफी जोश में आ गए कानपुर के। इस वजह से प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए बीच में रोकना पड़ा, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि वापस हम इस प्रोग्राम को आगे शुरू कर पाए और जनता के समर्थन से ही कर पाए हैं। विशाल,
युवा आपके साथ हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं अपने नेताओं से। पूछे सवाल, फिर जवाब देंगे एक एक करके, लेकिन जवाब में नारे मत लगाइएगा, सवाल का जवाब सुनिएगा। सिर्फ सवाल, ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से। 26 नाले कानपुर शहर की गंगा में गिर रहे हैं, जिसका 650 MLD पानी गिर रहा है। तो गंगा के काम में सफाई के अभियान के नाम पे वोट को लूटा जा रहा है, उसका काम क्यों नहीं हो रहा है? आप एक सवाल और लीजिए, फिर जवाब लेते हैं। आप बताइए क्या सवाल है? अमिताभ जी, अभी आपने देखा आप ही के गुंडे महिलाओं यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, तो देश में कैसे सुरक्षित रहेंगे? ये वाले किसके हैं? ये आगे जो बैठे हैं किसके हैं? ये जो आगे बैठे किसके हैं? आप किसकी हैं? आपके नाम पे यहाँ पे उपद्रव कर रहे हैं। कैसे सरकार बनने के बाद महिलाओं को क्या सुरक्षा देंगे आप? प्रायोजित कार्यक्रम मत करिए। चलिए एक सवाल का जवाब लेते हैं। अमिताभ जी, कानपुर को मैनचेस्टर से मैनचेस्टर बना दिया गया है, ये मैनचेस्टर कैसे बनेगा, इसको बताइएगा। इस सरकार के अंदर मेरी मदर की अपनी जमीन, वृद्ध है, विधवा है, मेरी सगी मामी की जमीन आपके समाजवादी पार्टी के संजय सिंह यादव ने कब्जा कर लिया है। मैं आपसे जवाब चाहता हूँ, मैं आपसे मुख्यमंत्री से जवाब चाहता हूँ। जवाब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए। पहले नौजवान होने के नाते मैं सलील बिश्नोई जी से पूछना चाहता हूं कि आर नगर में आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, तो जो मुस्लिम वार्ड है उसमें अभी तक आपका विकास क्यों नहीं छुपा रहा है? क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं मुस्लिम वार्ड के लोग? आज भी वहाँ नाली, हैंडपंप और लाइटों के लिए परेशान है। आपका तो नारा है ना, ये उसको कैसे पूरा करेंगे? कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी की यह भूमि है, यहाँ पे सबसे अत्यधिक युवा है। समाजवादी पार्टी के 5 साल हो गए, उन्होंने कानपुर में युवाओं के लिए क्या किया? पहले तो ये जो प्रायोजित कार्यक्रम है, इसके बजाय अगर निष्पक्ष कार्यक्रम होता और मुद्दों की बात होती तो प्रायोजित कैसे कह सकते हैं आप? आपके अपने लोग हैं उसके अंदर, उनके हैं, तो आप क्या किसके हैं अकेले के क्या? किसके आप लोग अकेले चलने के आदी ही नहीं है ना। आप लोग तो चलते हैं 25-30 साथ में लेके हमेशा। बुलाया होता सब अकेले आए होते, आपने स्टूडियो में बुलाया होता अकेले अकेले आए होते। अगर सवाल गंगा का है तो अखिलेश जी ने लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट बना करके एक उदाहरण पेश किया। बनारस के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, बनारस में वरुणा पर बना करके अच्छा उन्होंने, हमारे मुख्यमंत्री ने पेश किया। और अभी 5 तारीख को कानपुर आए थे, उन्होंने वादा कर दिया है कि गंगा पे, गंगा बराज से लेके जहाज मऊ तक पूरा रिवर फ्रंट बना के गंगा को सुशोभित करने का काम करेंगे। और वो जहाँ तक सवाल है कि साथी ने भी ज़मीन का रखा है, काश आप सरकार के दौरान कभी आए होते। समाजवादी पार्टी में पूरा विषय ही इसी बात पर हुआ कि समाजवादी पार्टी में किसी अपराधी को जगह नहीं दी गई। अतीक और मुख्तार अंसारी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने बगावत कर दी, वो किसी से भी लड़ गया। समाजवादी पार्टी में किसी गुंडे के लिए कोई स्थान नहीं है। काश आप सचमुच में कोई मुद्दा लेकर के आए होते। अब मैं यहाँ ये नहीं कह सकता कि कागज लाओ देखा जाए, लेकिन अगर आप आए होते तो आपको न्याय मिला होता। ना जाने आप कहाँ गए, ना जाने आप कहाँ गए, कौन है जिसका आप नाम ले रहे हैं हम लोग नहीं जानते। तो ये क्या जनता का दर्द है जो 5 साल में जिस तरह से जमीनों पे कब्जे हुए, लोगों की दुकानों और मकानों, फैक्ट्रियों पे कब्जे हुए, ये उसकी एक सिर्फ मिसाल है, छोटा सा एक उदाहरण है। जहाँ तक बात गंगा की है तो गंगा में आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में फेडरल सरकार है, योजनाएं केंद्र सरकार लाती है, लेकिन उसको लागू करने का काम प्रदेश सरकार करती है। दलों के प्रतिनिधि से एक प्रश्न करना चाहता हूं, बोलिए। कि जब चुनाव आता है तो जब प्रत्याशी का चयन होता है तो उसमें देखा जाता है कि कौन ठाकुर है, कौन बनिया है, कौन मुस्लिम है, कौन बैकवर्ड है। किसी भारतीय को टिकट कब देंगे ये लोग? बोलिए सलील साहब, पहले आप जवाब दीजिए, फिर इनके पास। जनता पार्टी में जातवाद का कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश की मान सम्मान की रक्षा करने वाले नौजवानों को, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। इसीलिए एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती 403 में। कोई इस तरह का अप्लाई नहीं किया। अगर कोई मुसलमान इस तरह का आता जो हमारी पार्टी की नीतियों पर, सर्वे पे जीतने की स्थिति में होता तो हम उसको टिकट देते। वाजपेयी जी, साफ कराने के लिए समाजवादी पार्टी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे आपसे बेहतर तो कोई बता नहीं सकता। मुलायम जी की ना के बावजूद आपको टिकट मिल गई, हमने सुना है। वो नहीं चाहते थे, उनके पसंद के उम्मीदवार को काट के आपको उतारा गया। अभी आपने सुना होगा, लेकिन मैं किसी जातिगत आंकड़े पर आर नगर नहीं आया। मुझे मेरे नेता ने शहर के मध्य में इसलिए भेजा है
ताकि ठीक ढंग से कानपुर महानगर के अंदर योजनाओं का विकास हम लोग क्रियान्वयन कर सकें। आप चुनौती देने वाले सेनापति के तौर पे चुने गए कि बलि के बकरे के तौर पे? ये आपको मालूम पड़ेगा 11 मार्च को। पहले कहना ठीक नहीं। हमारा सीएम अखिलेश यादव, आपका सीएम कौन? इनका सीएम अखिलेश यादव, आपका सीएम कौन? आपका सीएम कौन? आप नाम बताओ। आपका सीएम योगी आदित्यनाथ, आपका सीएम कौन? वरुण गांधी कौन है आपका? मोदी बनेगा सीएम, मोदी बनेगा सीएम, बताओ। सलील जी जवाब है, मोदी बनेंगे सीएम यूपी में। सब मोदी मोदी कह रहे हैं। मोदी का हर सिपाही अखिलेश से ज्यादा विश्वसनीयता रखता है, इसलिए हमारे यहाँ किसी खानदान का व्यक्ति नहीं बनता है कि कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार का व्यक्ति बनेगा, समाजवादी पार्टी में सिर्फ यादव परिवार बनेगा, गांधी परिवार, बसपा में सोनिया जी राहुल जी ने प्रधानमंत्री बनाए हैं, बने नहीं है। सब कुछ बनेगी। सोनिया जी और राहुल जी ने प्रधानमंत्री बनाए हैं, बने नहीं है। अगर परिवारवाद से हटना चाहते हैं तो घोषणा करें अखिलेश कि अगला मुख्यमंत्री यादव नहीं होगा। अगर नैतिकता है तो घोषणा करें। आप अपना नाम तो बताओ। अमिताभ जी से प्रश्न है कि आप युवाओं की बात करते हैं, पिछले 5 सालों में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? मैं ये पूछना चाहता हूँ सलील बिश्नोई जी से, आप 2 बार 3 बार के जीते हुए पार्षद हैं और आप बार बार विकास कार्य की बात कर रहे हैं, बार बार विकास कार्य को आप मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन ये बताइए अगर शहर के अधिकतर विधायक बीजेपी के हैं और अगर यहाँ का विकास नहीं हुआ तो क्या बीजेपी जिम्मेदार नहीं है यहाँ पे? आखिरी सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, एक एक करके अपना हाथ उठा के जवाब दीजिएगा बस। कितने लोगों को समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की सरकार पे यकीन होता है, वो उसको वोट देना चाहते हैं? कितने लोगों को सलील बिश्नोई की बात पे यकीन होता है, वो बीजेपी को वोट करना चाहते हैं? कितने लोगों को बीएसपी की बातों पे यकीन होता है, वो हाजी अली को वोट देना चाहते हैं, इन साहब को जो चले गए छोड़ के प्रोग्राम? कितने लोगों को मायावती की पार्टी पे यकीन होता है, वोट देना चाहते हैं? और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो नोटा का बटन दबाना चाहते हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज कानपुर से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। हम चाहते थे इस कार्यक्रम को और आगे चलाएं, लेकिन जिस तरीके का माहौल है, एक मेहमान जा भी चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के, जो परिस्थिति बीच में हुई उसके दौरान, तो आज इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। वोटों की बारात का अगला कारवां पहले चरण की वोटिंग के बाद इलाहाबाद पहुंचेगा, तो इलाहाबाद से देखिएगा हमारा एक खास कार्यक्रम आगे, वोटों की बारात। फिलहाल यहाँ कानपुर से इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।